अस्सलाम वालेकुम। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक, डेवलपमेंटल कंसिडरेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़। हमें क्या चीज़ें कंसिडर करनी पड़ती हैं, क्या चीज़ें समझने की ज़रूरत है जब हम बात करते हैं उन बच्चों के बारे में जो डिसेबल होते हैं। अब हमें ये बात बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से समझने की ज़रूरत है कि डिसेबिलिटी इट्सेल्फ इज़ अ वर्ड कि वो किसी पे डिपेंडेंट है, वो डिसेबल हैं कोई भी काम परफॉर्म करने के लिए, कोई भी एक्शन करने के लिए, तो दे रिक्वायर एक्स्ट्रा नीड, एक्स्ट्रा केयर और स्पेशल सपोर्ट। अब उसके लिए क्या होना चाहिए? जितनी जल्दी हमें पता चल जाए कि बच्चे में कोई डिसेबिलिटी है उतना बेहतर होता है। अर्ली इंटरवेंशन सपोर्ट प्रोग्राम्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी काइंड ऑफ कैसे बोलना चाहिए कि शेयर कर लेते हैं पेरेंट्स के साथ। अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम से बच्चों को एडमिट कराने से उनकी फ्यूचर के अंदर थोड़ी सी बेहतरी आ जाती है। इंटरवेंशन का मतलब है कि उनको एक एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करना कि फॉर एग्जांपल एक बच्चा सुन नहीं सकता तो उसके लिए अर्ली इंटरवेंशन क्या होगी कि जल्दी हमें अगर पता चल गया कि बच्चे में सुनने में डिसेबिलिटी है तो उसके लिए इंटरवेंशन ये है कि हम एक हियरिंग एड लगा दें। सही है, एक बच्चा बिल्कुल नहीं देख सकता और अगर वो डायरेक्ट स्कूल में जाएगा और ब्रिल वगैरह यूज़ करेगा तो उसको इशू होंगे। तो इस तरीके की इंटरवेंशन प्रोग्राम्स जो बच्चे को लेटर ऑन लाइफ के लिए तैयार करें और उनको हम कहते हैं अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम्स, जो वक्त पे ही स्टार्ट कर दिए जाएं। जितना जल्दी स्टार्ट कर दिए जाएं उतना बेहतर होता है। अब कॉमन डिसेबिलिटीज़ हैं कुछ ऐसी जैसे ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम, इंटेलेक्चुअल एंड फिजिकल डिसेबिलिटीज़। ये चैलेंजिंग हो जाती हैं बच्चों के लिए, उनके बिहेवियर के लिए, उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए। अब आप इमेजिन करो ऐसा बच्चा जिसके अंदर बहुत कुछ है बट वो बोल नहीं पाता क्योंकि उसके पास मतलब स्पीच डिसेबिलिटी है, स्पीच या लैंग्वेज डिसेबिलिटीज़ हैं, उसको एक्सप्रेस करना नहीं आता, वो एक्सप्रेसिव अफेसिया का शिकार है, वो बोल नहीं पाता उस तरीके से। अच्छा, अब हमारे पास कुछ ऐसी डिसेबिलिटीज़ होती हैं जो इनहेरिटेंस का हिस्सा होती हैं, जो वक्त के साथ साथ आपके जीन्स में ट्रांसफ़र होते हुए आपको मिलती हैं। जैसे कभी कभी आई वुड से कि एक उसमें जो सबसे ज़्यादा है वो अल्जाइमर की डिज़ीज़ है। अल्जाइमर की डिज़ीज़ वक्त के साथ साथ ट्रांसफरेबल है जेनेटिकली। कहते हैं ये फैमिली में रन करता है। कहते हैं डायबिटीज़, डायबिटिक होना एग्जांपल अब्बू को है तो बच्चों में ज़रूर आएगी, या मदर को है हार्ट डिज़ीज़। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि फैमिली में कुछ डिजीज़ेज ऐसी होती हैं जो रन करती हैं, जो एक के बाद एक के बाद एक को मिलती हैं और कुछ नहीं होती हैं ऐसा। अब हम बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे हमें कहते हैं पाकिस्तान में डायबिटीज़ 99.9% लोगों को हो जाती है। हाई ब्लड प्रेशर 99% लोगों को होता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर्स ऐसे हैं यहाँ के। लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस होना, अंडर लाइन ऑफ पॉवर्टी रहना, हेल्दी रिसोर्स ना होना, ये सारे के सारे बनते हैं रीज़न इस तरीके के डिजीज़ेस बंदा एक्वायर कर लेता है। कभी कभी इनको कहा जाता है एनवायरमेंटल डिजीज़ेस, ऐसी डिजीज़ेस जो कॉमन हो जाएं उस एनवायरनमेंट में। अब हमारे यहाँ ये स्ट्रेस की वजह से है, बट अगर अमेरिका में देखा जाए तो हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटिक क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी ग़िज़ा इस तरीके की है, फास्ट फूड ज़्यादा लेते हैं वो लोग, आइसक्रीम्स, चॉकलेट्स, जंक्स फूड एंड इनटेक इस तरीके का है उनका कि वो उनका एनवायरमेंटल फैक्टर किस वजह से डेवलप हो रहा है, इस तरीके की ग़िज़ा की वजह से डेवलप हो रहा है। तो बेसिकली आपकी इन्वायरमेंट पे, आपके स्ट्रेसर्स पे, आपके फूड पे, आपकी लिविंग पे, आपकी हाइजीन कंडीशंस पे, एवरीथिंग डिपेंड्स। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है स्पेक्ट्रम ऑफ डिसऑर्डर। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है? स्पेक्ट्रम का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होना। स्पेक्ट्रम ऑफ डिसऑर्डर इज अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स दैट आर इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर। कहीं ना कहीं सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं and are shared by a common genes or pathophysiological mechanism। क्या मतलब? या तो सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, या जो है वो पैथोलॉजिकली एक दूसरे के थ्रू ट्रांसफ़र हो रही है जीन्स में, जो हमने पहले बात करी जेनेटिकली, और वो फिर हमारे जिस्म का हिस्सा बन गई हैं। हम कहते हैं ना थोड़ा बहुत जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हम सब एक्वायर करते हैं अपने पेरेंट्स से। एक रीसेंट रिसर्च थी कि हमारे आबा व अजदाद जब बहुत ज़्यादा मेहनत और मुशक्क़त के आदी होते हैं ना, तो वो मेहनत और मुशक्क़त का कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिस्सा हमारे अंदर भी ट्रांसफ़र हो जाता है।
तो बोला गया कि आप एक्सरसाइजेस अगर रूटीन, हेल्दी लाइफ का अगर आप रूटीन फॉलो कर रहे हो तो सम हाउ आपके बच्चा को भी शौक होगा वो काम करने का। अगर आप खुद सुस्त हैं नेचर में तो आपकी औलाद भी नेचर में, ज़रूरी नहीं है, नॉट 100%, बट सम हाउ जेनेटिकली कहीं ना कहीं लिखा हुआ हमारी जीन्स में वो सब कुछ जाता है जो हमारे अम्मी और अब्बू से हम अक्वायर करते हैं, दादा दादी, इन ग्रेटर जेनेटिक्स। तो ये सब कहीं ना कहीं इंक्लूड होता है, सही है। अब बहुत सारे PDDs क्या होते हैं, इट्स अ परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर क्या होता है? परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स ऐसे डिसऑर्डर्स को कहते हैं जिनकी वजह से हम सोशली अच्छे इंटरेक्शंस ना कर सकें, हमारे कम्युनिकेशंस अच्छे ना हो। इसके अंदर कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं? पहले सिर्फ ऑटिज्म को अलग लिया जाता था और PDD के अंदर बाकी सारे आते थे, चाइल्डहुड इंटीग्रेटिव डिसऑर्डर, सही है। और फिर हमारे पास था एस्पर्गर्स डिसऑर्डर। बट अब हमने एक स्पेक्ट्रम बनाया, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, उसके अंदर ये तीनों आ गए, ऑटिज्म भी आ गया, चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर भी आ गया और एस्पर्गर्स डिसऑर्डर भी आ गया। तो हम स्पेक्ट्रम बना लेते हैं कि ये सारी कैटेगरीज जो आपस में कहीं ना कहीं इस तरीके के बच्चे आपस में इंटरलिंक्ड हैं या इनकी क्या कहना चाहिए, चीज़ें आपस में बहुत ज़्यादा मिलती हैं, तो इस तरीके के डिसऑर्डर्स जो ओवरलैप्ड हो, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं, उनको कंबाइन करके एक स्पेक्ट्रम के अंदर डाल दिया जाता है। तो हमने इसको नाम दे दिया एग्जाम्पल के तौर पे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। हमने ये एक तरीके के स्पेक्ट्रम की बात करी है। फिर हम बात करते हैं जब ब्लाइंड बच्चों की, तो उनके अंदर जो मेन प्रॉब्लम होता है वो ऑब्जेक्ट परमानेंस का होता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब ये कि जो चीज़ जहाँ रखी है उसके अलावा भी कहीं से मिल सकती है। वो इस बात को रियलाइज़ करने में बहुत वक्त लगाते हैं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में ऑब्जेक्ट परमानेंस की, कि मेरा ये पेन है, मैंने लास्ट बार इधर छोड़ा था, किसी ने आके उठा के इधर रख दिया, तो वो जब नेक्स्ट टाइम तलाश करेंगे तो वो इधर ही करेंगे, उनका हाथ इधर जाएगा ही नहीं। जैसे हम देख सकते हैं तो हमें पता है ओ इधर नहीं, इधर रखा हुआ है। ये चीज़ जो है ऑब्जेक्ट परमानेंस का कॉन्सेप्ट, कि जो चीज़ जहाँ है वो परमानेंटली उनको वहीं मिले, नहीं ज़रूरी नहीं है, वो चीज़ आगे पीछे भी हो सकती है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस का और डेवलपमेंट होने में उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा स्टेजेस से उन्हें गुजरना पड़ता है, उसके बाद फिर जाके वो ये चीज़ सीखते हैं। अब नॉर्मल डेवलपमेंट या एबनॉर्मल डेवलपमेंट के भी कुछ फेजेस होते हैं, उसके 4 फेजेस होते हैं जिससे हम डिस्कवर करते हैं कि भाई नॉर्मल हो रही है डेवलपमेंट या नहीं हो रही डेवलपमेंट नॉर्मल तरीके से। एक तो डिले, फिर डिविएंस, फिर लॉस ऑफ स्पेसिफिक बिहेवियर और फिर रिग्रेशन। अब डिले क्या है? डिले जैसे नाम से ही बताया, किसी भी चीज़ में लैग होना। जैसे हमारा इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा था, हम कहते हैं आज बहुत डिले है, आज बहुत लैग कर रहा है इंटरनेट हमारा। तो बोला गया कि किस हद तक की लैगिंग है। एवरेज रेंज जो है बच्चों की ग्रोथ की और डेवलपमेंट की और फिजिकल कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग की और फिजिकल ग्रोथ की, क्या वो सब चीज़ में डिले कर रहा है? और है तो कितना डिले है? क्या वो ओवर द टाइम मीट कर लेगा वो एक्सपेक्टेशंस या नहीं मीट कर पाएगा? दिस रेफर्स टू सिग्निफिकेंट लैग इन वन और मोर एरिया ऑफ डेवलपमेंट कंपेयर टू द एवरेज रेंजेस। अब हर चीज़ की एवरेज रेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल 5 साल के बच्चे का वज़न कितना होना चाहिए? ये एग्जाम्पल लेते हैं कि 10 से 11 kg होना, नहीं कम हो गया, 14 से 15 kg होना चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल बच्चा है, कोई है वो 8 kg पे अभी तक है, दैट्स टू लो। तो वो एवरेज में है, जो लो एवरेज लाइन है वो थ्रेशोल्ड लेवल पे भी है या एवरेज से भी कहीं बहुत ज़्यादा नीचे है। तो फिर हम बोलेंगे हाइट में तो लेकिन सही है, लेट्स स्टार्ट अ प्रॉपर डाइट और न्यूट्रिशन प्रोग्राम फॉर हिम एंड देन सी इफ इट वर्क्स आउट आफ्टर 3 to 4 months। हम 3 से 4 महीने देखते हैं। तो वो डिले के प्रोसेस में था, बट प्रॉब्लली उसे अच्छा न्यूट्रिशन और जिस तरीके की ग़िज़ाइयत उसको दरकार थी हमने दी, तो लेट सही, बट जब वो 6 या 7 साल का हुआ तो वो नॉर्मल रेंज में आ गया। कुछ डिलेज होती हैं जो वक्त के साथ साथ वो मीट अप करके नॉर्मल हो जाते हैं, ये नॉर्मल डेवलपमेंटल रेंजेस के अंदर कहीं ना कहीं आ गई। बट सम टाइम्स जब हम बात करें लर्निंग की, जब हम बात करें कॉग्निशन की, जब हम बात करें स्पीच, एक्सप्रेसिव स्पीच की बात करें, जब हम रिसेप्टिव लैंग्वेज की बात करें और बच्चा नहीं समझ ही नहीं पा रहा, हाँ हाँ
हाँ, तो मतलब उसके रिसेप्शन में कोई डिले है, वो कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पा रहा, उसको चीज़ें समझ ही नहीं आ रही, तो वो भी क्या वो मीट कर सकेगा अगर हमने उसके साथ अर्ली इंटरवेंशन प्लान्स कर लिए और नॉर्मल लेवल पे ना सही, लेकिन वो कभी ना कभी अल्टीमेटली रीच कर गया लेवल ऑफ मेच्योरिटी, बट कभी कभी ऐसा नहीं भी होता। तो बेसिकली द चाइल्ड प्रोग्रेसेस इन अ टिपिकल सीक्वेंस बट एट अ स्लोअर रेट। कौन? जो डिले का शिकार होते हैं बच्चे, वो टिपिकल सीक्वेंस तो फॉलो कर रहे होते हैं एक नॉर्मल बच्चे वाला, बट एट अ स्लोअर रेट देन अ नॉर्मल चाइल्ड। He may or may not ultimately reach the level of mature development। कभी कभी वो लेवल रीच कर लेते हैं ओवर द टाइम, सही है, ओके मीट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, उसे मैट्रिक करना था 16 साल की उम्र में, बट उसने नहीं किया, बट इवेंचुअली वो 20 साल की उम्र में कर गया मैट्रिक। स्लो लर्नर था वो, तो इवेंचुअली उसने मीट कर लिया वो क्राइटेरिया, बट एट टाइम्स वो नहीं कर पाया, उसको 6th ग्रेड में ही हटाना पड़ गया, या व्हाट्सएवर, या होम स्कूलिंग पे ले आए, या उसका लेवल बहुत ही डिटोरिएटिंग लेवल पे चला गया, रिग्रेशन की तरफ चला गया। अच्छा, अब डीविएशन क्या है? द डीवियंस की जब हम बात करते हैं, डीविएट होना, अपने रास्ते से हट जाना, अपने ट्रैक से हट जाना। डीवियंस है प्रेजेंस ऑफ वन और मोर बिहेवियर्स विच आर नॉट कंसिडर्ड नॉर्मल फॉर दैट पर्टिकुलर एज और फॉर नॉर्मल बिहेवियर्स। एक से ज़्यादा बिहेवियर्स एग्जिस्ट करना एक बंदे के अंदर जो नॉर्मल बच्चों में नहीं होते या उस नॉर्मल एज पे नहीं पाए जाते। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कोई बच्चा है 16-17 साल का लड़का और वो पैर रगड़ रगड़ के रो के अपनी अम्मा से कहे मुझे भूख लग रही है, ये बिहेवियर हम 8-9 महीने के बच्चे में तो बर्दाश्त कर सकते हैं, बट इतने बड़े लड़के में नहीं बिहेवियर बर्दाश्त कर सकते, तो ये एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं है। सही है ना, वो चेंज हो जाना चाहिए था। या फिर हम बोलें कि यू और आई का मिक्स करना, तो वो प्रोनाउंस को समझ नहीं आना या रिवर्सल होना, चेंज करके यूज़ करना, या फिर वो वर्ड्स यूज़ करना जो छोटी एज में तो बच्चा यूज़ कर सकता है, बट बड़े होते होते यूज़ करे तो अजीब सा ही लगता है। जैसे मामा मम्मम दे दो, तो हम दस्तरखान पे बैठ के अगर हम बैठ के बोलें कि अम्मी मम्मम दे दें, दिस वोंट बी एज अप्रोप्रिएट। सही है। और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के बच्चों को तो रिकग्नाइज करने के लिए सबसे पहले आई कांटेक्ट, कि हम अगर आपस में बात करते हैं तो एक दूसरे को देख के करते हैं। अगर वो बच्चा आसमान की तरफ देख के बात कर रहा है तो वो नॉर्मल बिहेवियर नहीं होगा। लॉस ऑफ स्पेसिफिक बिहेवियर, लॉस ऑफ स्पेसिफिक बिहेवियर ये नॉर्मल है कि प्रिमेटिव बिहेवियर, प्रिमेटिव का मतलब होता है पिछला, पुराना। प्रिमेटिव बिहेवियर या प्रिमेटिव रिफ्लेक्सेस, जो पुराने आपकी आदत थी, जो पुरानी आपकी रिफ्लेक्सेस थे, वो डिसअपेयर हों। फॉर एग्जांपल एक बच्चा कोई चीज़ ग्रैस्प कर रहा है या मुंह में हाथ डाल रहा है जब उसके दांत निकल रहे हैं टीथिंग प्रोसेस की वजह से, वो आहिस्ता आहिस्ता, या वो टेंट्रम शो कर रहा है, वो आहिस्ता 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 एक बेबी जैसे जैसे अपनी कॉग्निशन लेवल इंप्रूव करता है तो वो ये सारा कुछ रोक देता है, वो इस तरीके के बिहेवियर्स नहीं दिखाते। रिग्रेशन, लॉस ऑफ स्पेसिफिक स्किल्स विच वर अक्वायर्ड प्रीवियसली, विच वर गेन्ड प्रीवियसली आर नाउ लूजिंग आउट। ऐसी स्किल्स जो हमने पहले अक्वायर कर ली थी, फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है वो नॉर्मली लिखना सीख गया, सब करना शुरू कर दिया, आहिस्ता आहिस्ता उसके हाथों ने काम करना छोड़ दिया, उसके मसल्स लूज होना शुरू हो गए, वो हाथ में पेन ही नहीं पकड़ पा रहा। तो इस तरीके के जो वो होते हैं जिसमें मोटर स्किल्स ख़त्म होने लगे हैं, अक्वायर्ड मोटर स्किल्स बच्चे के ख़त्म होने लगे, उसको कहते हैं, ये एक तरीके के सिंड्रोम में भी होता है, इसको कहते हैं रिग्रेशन। और इसकी एग्जांपल है रेट सिंड्रोम, कि जब बच्चे की अक्वायर्ड मोटर स्किल्स ख़त्म होने लगती हैं, वो पहले ग्लास उठा के खुद पानी पी लेता था, अब वो यहाँ तक भी लाता है तो उसके हाथ लरसते हैं। अब हमने रिग्रेशन जो है ना वो बुढ़ापे में भी देखा जाता है, सिर्फ इस तरीके के सिंड्रोम्स में नहीं, लेकिन हमने देखा है हमारी दादी जो पहले प्रॉब्लली घर के सारे काम करती थी, वज़नी चीज़ें भी उठा लेती थी, अब उनको ग्लास उठाने में प्रॉब्लम होती है तो हमें हेल्प आउट करना पड़ता है, उनके मुंह तक लेके जाना पड़ता है। तो हमने जो पढ़ा ना कि फिज़िकल डोमेन, फिज़िकल डेवलपमेंट, वो एक अरसे तक ब्लूम करती है, उसके बाद स्लो 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 उसमें रिग्रेशन आता है। रिग्रेशन की ये भी एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। द टर्म डेवलपमेंटल इम्प्लाइज दैट देयर इज समथिंग, देयर इज सम प्रॉब्लम विच इज इंटरवीनिंग इन द नॉर्मल डेवलपमेंट। डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी जो वर्ड है इसका मतलब ही क्या है कि नॉर्मल डेवलपमेंट हो रही थी, एक चीज़ अचानक से बीच में आ गई जिसने नॉर्मल डेवलपमेंट कम कर दी, ख़राब कर दी, बिगाड़ दी। तो हमारे पास 3 क्राइटेरिया हैं जिसके थ्रू हम देखते हैं कि नॉर्मल डेवलपमेंट क्यों ख़राब हो रही है।
बेसिक तो डिले या डिविएंस से ही वजह से हो रहा होता है। एक थ्रेशोल्ड लेवल डिफाइंड है हर चीज़ का। थ्रेशोल्ड लेवल क्या होता है? मिनिमम लेवल डिफाइंड है कि एक नॉर्मल बच्चे का परफॉर्मेंस का मिनिमम लेवल ये है। अगर कोई बच्चा उससे भी नीचे परफॉर्म कर रहा है तो वो थ्रेशोल्ड लाइन से भी नीचे परफॉर्म कर रहा है, और इससे नीचे का परफॉर्मेंस, इससे नीचे का डिले, इससे नीचे का डिविएंस इज़ नॉट टॉलरेबल। इसका मतलब है उसमें कोई ना कोई अबनॉर्मलिटी आ रही है। तो थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया क्या है? प्रेजेंस ऑफ ए स्पेसिफिक पैटर्न एंड डिग्री ऑफ डेवलपमेंटल डिले और डिविएंस दैट इज मार्क्ड बिलो द एक्सपेक्टेड फॉर एज। आपकी एज अप्रोप्रिएट हर चीज़ होती है। अगर आप उससे नीचे हो, थ्रेशोल्ड लेवल से नीचे हो, तो मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम है। इम्पेयरमेंट क्या है? इम्पेयरमेंट एक लार्ज अम्ब्रेला है बेसिकली, उसके नीचे बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम फिजिकल इम्पेयरमेंट की बात करें तो कोई भी ऐसी चीज़ या ऐसी डिसेबिलिटी होना जिसकी वजह से हम काम ना कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी किस तरीके से समझाया जाए कि एक फ्रेंड, वो अगर मॉल में जाना चाहती है बट मॉल में रैम्प ही नहीं है, व्हील चेयर एक्सेस नहीं है, तो इम्पेयरमेंट के अंदर ही वो हैंडीकैप भी हो गई। मतलब उसके पैरों में तो फिजिकल इम्पेयरमेंट थी ही, एक डिफ़िकल्टी वो फेस कर ही रही थी, वो डिसेबिलिटी थी उसकी, बट हैंडीकैप होना मतलब सोशल रिस्ट्रिक्शन भी लग गई। हमारे माशरे में जो एक्सेप्टेंस ना होने की वजह से वो बच्चा कोई काम नहीं कर पा रहा, तो वो उसे हैंडीकैप कर देता है। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे के मोटर स्किल्स अच्छी नहीं है, वो लिख नहीं सकता पेपर में, बट वो सुना सब कुछ सकता है मुँह से। बट हमारा जो टेस्टिंग क्राइटेरिया यही है कि आपको लिख कर एग्ज़ाम देना है, तो वो क्या हो गया? बच्चा हैंडीकैप हो गया। तो इम्पेयरमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम मोटर डिसेबिलिटी माइट बी एलिजिबल फॉर राइटिंग, अगेन वो उसको हैंडीकैप सिचुएशन में चली गई। लिमिट कर देना किसी की फंक्शंस को किसी भी वजह से, वो इम्पेयरमेंट हो जाती है। अब है हमारे पास एक्सक्लूजनरी क्राइटेरिया, थर्ड क्राइटेरिया। पहला था हमारे पास थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया, दूसरा था हमारे पास इम्पेयरमेंट क्राइटेरिया, तीसरा है हमारे पास एक्सक्लूजनरी क्राइटेरिया।